हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2026 जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसके जो है इंग्लिश के सिलेबस को कवर करेंगे, यह ध्यान रखना है। और ये वीडियो भले ही छोटा होगा लेकिन पूरा सिलेबस को लगभग यहाँ पर कवर किया जाएगा। हर एक टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से, टू द पॉइंट बात होगा। जितने भी आप लोग हैं इसको लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब जहाँ तक भी हो संभव इसे कीजिए। पहला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर आता है क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो है आपको पठन बोध का मुख्य उद्देश्य क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, कि आप जो है पढ़ते क्यों है, उसका उद्देश्य क्यों है, किसी जो है विषय को, किसी पाठ को, किसी चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य। पहला है मेमोराइजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड, ये नहीं, आपको जो है मेमोराइज वाला जहाँ ऑप्शन आता है वो काम नहीं करना है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी पाठ से अर्थ निर्माण करना। अभी रहने दीजिए, बहुत तेज पढ़ना ये गलत है। और जो है यहाँ पर फाइंडिंग ग्रामेटिकल एरर, यानी व्याकरण त्रुटियाँ को ढूंढना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट वाला जो हो गया कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी पाठ से अर्थ निर्माण, ये आपको इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी काम देगा, ये ध्यान रखना है इन चीज़ों को। तो सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पर। जो है कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट, यानी पाठ से अर्थ निर्माण। थोड़ा सा इसको अवधारणा को समझेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन एंड मेकिंग मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि जब भी आप क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं तो केवल जो है शब्द पढ़ना नहीं होता है, केवल कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो केवल क्या शब्दों को पढ़ लिए नहीं, जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को समझते हैं, अर्थ निकालते हैं और व्याख्या करते हैं, तो ये काम है पठन का। उदाहरण में रवि क्राइड एन अम्ब्रेला बिकॉज डार्क क्लाउड जो है कवर द स्काई। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है व्हाई डिड रवि क्राई ए अम्ब्रेला, कैरी ए अम्ब्रेला। तो अगर हम कैरी की बात करते हैं यानी ले जाने की, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब हम ये पाठ को पढ़े, ऊपर जो एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जो है यहाँ पर डार्क क्लाउड है तो पानी आ सकता है, तो अर्थ को समझते हैं, यानी कि रवि जो है छाता लेकर गया क्योंकि आसमान में काले बादल थे। विद्यार्थी क्या कर रहा है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से समझता है कि बारिश होने की संभावना है, इसलिए छाता लेकर जा रहा है। तो वो चीज़ों को केवल पढ़ा नहीं है, उसके चीज़ों को अनुभव किया है, ये ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उदाहरण यहाँ पर उसके अर्थ को समझा है। आगे बढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पर आइए, रीडिंग जो है आपको डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग और जो है इन्फरेंस इत्यादि शामिल है। पठन में आपको शब्द पहचान, समझ और निष्कर्ष निकालना इम्पोर्टेंट होता है, केवल पठन ये नहीं है कि आप पढ़ लें। अगला जो है क्वेश्चन वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन ए लर्नर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड मस्ट इफेक्टिवली, यानी कि शिक्षार्थी किसी अपरिचित शब्द का अर्थ सबसे प्रभावी ढंग से कैसे समझ सकता है। तो सबसे प्रभावी ढंग से समझने का तरीका है मेमोराइज करना, तो है ही नहीं। जहाँ मेमोराइज वाला और रूट लर्निंग वाला जो है ऑप्शन आएगा उसे पहले काटिएगा। इग्नोर नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है शब्दों को। यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लाउज, यानी कि संदर्भगत संकेतों का प्रयोग कीजिएगा, तो सी ऑप्शन बेस्ट होगा। लुकिंग एट द डिक्शनरी एवरी टाइम, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपको संदर्भ में शब्दों को यूज करना है। यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लाउज, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्लाउज आर हिंट्स प्रोवाइडेड बाय सराउंडिंग वर्ड एंड सेंटेंसेस, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट क्लाउज होता है अपने आसपास के शब्दों और जो है वाक्यों से मिलने का संकेत देता है कि अर्थ क्या दे रहा है, जिसकी सहायता से अपरिचित वर्ड को, अपरिचित शब्द को समझाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में इसे हम क्लियर करेंगे। जैसे रिया वाज फेमिनिस्ट बिकॉज सी हैज नॉट ईटेन सिंस मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर फेमिनिस्ट का मतलब है वेरी हंग्री। ये आपको क्यों आ रहा है, जब हमने पूरा सेंटेंस को पढ़ा कि वो सुबह से क्या कर रही है, खाई नहीं है, तो अर्थ पता चल रहा है। इस तरह से रिया बहुत भूखी थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में जो है फेमिनिस्ट जो है बहुत भूखा समझ आता है जब पूरा शब्दों को पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये आपको जो जब भी वर्ड आपको पता नहीं चल रहा है तो उसे संदर्भगत संकेतों का प्रयोग के माध्यम से क्लियर किया जाना चाहिए। तो ये बहुत सही तरीका है। अब आगे बढ़ेंगे। स्कैमिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। स्कैमिंग जो है आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्कैमिंग और स्कैनिंग से एक प्रश्न क्लियर रहता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्कैमिंग, डायरेक्ट पूछता है कि स्कैमिंग का उद्देश्य क्या है। तो स्कैमिंग का उद्देश्य है फाइंडिंग एवरी डिटेल, हर विवरण को ढूंढना। ये चीज़ नहीं होगा, हर एक विवरण को ढूंढना ये नहीं है। आप ये क्या करते हैं, स्कैमिंग के माध्यम से गेटिंग द मेन आइडिया क्विकली, यानी कि जो मुख्य विचार है उसको जल्दी से प्राप्त करते हैं, इसी का काम है स्कैमिंग करना। अभी उदाहरण से हम लोग चलेंगे तो क्लियर होगा। समझिए, स्कैमिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू गेट्स द ओवरऑल मेन आइडिया, जो मुख्य उसका उद्देश्य है उसे हम प्राप्त करते हैं। स्कैमिंग का अर्थ है किसी पाठ्य को तेजी से पढ़कर उसका मुख्य विचार या जो है ओवरऑल मीनिंग को समझाना। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण में जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल की हेडिंग और मुख्य सेंटेंस को देखकर यह समझना कि आर्टिकल किस विषय में है, तो इसे हम लोग स्कैमिंग कहेंगे। जो मुख्य बातें हम लोग उससे क्या करते हैं, निकालते हैं, पैसे से चाहे कहीं से भी, बुक वगैरह से। स्कैमिंग का मतलब है मेन आइडिया, ये ध्यान रखना है। मेन आइडिया यानी कि मुख्य विचार स्कैमिंग का काम है। थोड़ा सा स्कैमिंग और स्कैनिंग में अंतर नज़र आएगा अभी। जब हम स्कैनिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज स्कैनिंग यूज फॉर, यानी कि स्कैनिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्कैमिंग का हमने प्रयोग किया उसके मुख्य विचारों को निकालने के लिए। लट्टू की तरह घुमा के क्वेश्चन पूछता है इसी से रिलेट में, तो चीज़ों को समझे रहिएगा तो बेहतर होगा। आइए, फाइंडिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि विशेष जानकारी ढूंढने के लिए। बिल्कुल वहाँ पर क्या था, स्कैमिंग में हम लोग देख रहे थे उसके जो है मुख्य उद्देश्य को, कि क्या चीज़ पर आर्टिकल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। लेकिन यहाँ पर हम जब स्कैनिंग कर रहे हैं तो स्कैनिंग में विशेष जानकारी को ढूंढ रहे हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी का ढूंढना है तो स्कैनिंग करेंगे हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे स्कैनिंग मीन्स लुकिंग थ्रू ए टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्कैनिंग का अर्थ है किसी पाठ से विशेष जानकारी को जल्दी ढूंढना, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर ट्रेन टाइम टेबल में दिल्ली जाने वाली ट्रेन का समय ढूंढना, तो ये क्या है, एक तरह से स्कैन कर रहे हैं आप। स्कैनिंग जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है, विशेष जानकारी को। लेकिन स्कैमिंग की जब हम बात कर रहे थे तो स्कैमिंग जो है उसके मुख्य विचार को ढूंढ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये दो चीज़ें आपने समझ लिए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है लैंग्वेज स्किल से आता है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। यहाँ पर दो लैंग्वेज स्किल होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव, जिसकी अभी चर्चा हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है। प्रोडक्ट मतलब क्या कर रहे हैं, आप जो है उसे उत्पाद कर रहे हैं, यानी कि आप उसे दे रहे हैं। तो आप प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बोलकर, यानी कि स्पीकिंग हो जाएगा, और लिखकर, कहाँ है यहाँ, लिसनिंग, रीडिंग और लिसनिंग एंड रीडिंग। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा बोलकर, केवल स्पीकिंग हो जाएगा। एक और प्रोडक्टिव स्किल होता है जो कि राइटिंग है। राइटिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल ही हो गया। बोलकर पहुँचा रहे हैं तो प्रोडक्टिव स्किल हो गया, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। दूसरा होता है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल में क्या होता है, आप दूसरे के बातों को अपने अंदर समावेशित करते हैं। जैसे आप पढ़कर उसके अर्थ को समझते हैं तो अपने अंदर समावेशित कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, रिसेप्टिव स्किल है, यानी कि ग्रहणात्मक कौशल, जिसमें आप ग्रहण कर रहे हैं। तो रिसेप्टिव स्किल में क्या चीज़ है, पढ़कर आप चीज़ों को अर्थ ग्रहण करते हैं या किसी की बात को, बोले हुए बातों को सुनकर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर लिसनिंग और रीडिंग, यानी कि श्रवण और पठन, ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। दोनों में काम देगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप लिए हो, संस्कृत ही क्यों ना लिए हो।
तो ये तीनों चारों में काम देने वाला चीज़ है। तो हमने अभी ये समझा कि जो है रिसेप्टिव स्किल, जिसमें हम लोग ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण कैसे करेंगे, सुनकर या फिर पढ़कर चीज़ों को। और दूसरा है प्रोडक्टिव स्किल, जिसमें उत्पादन करते हैं हम लोग, अपनी बातों को रखते हैं, जैसे कि बोलकर और लिखकर। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे लिसनिंग टू ए स्टोरी, ये क्या है, रिसेप्टिव है, यानी कहानी सुनना क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है। जबकि आपको टेलिंग द स्टोरी, ये प्रोडक्टिव है, क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को आप बता रहे हैं, तो कहानी अपने शब्दों में बताना ये उत्पादक है। तो यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, 1 नंबर के, 2 नंबर के भी बन सकते हैं। बस इतनी सी बात जान लीजिए, रिसेप्टिव और जो है प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं। लैंग्वेज के जो है 4 स्किल है, जिसमें कि रीडिंग हो गया, क्या है, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, ये 4 स्किल है। अब बात करेंगे आगे क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है विच अप्रोच फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, यानी कि जो है संप्रेषण, कौन सा तरीका होगा जो संप्रेषण का कह सकते हैं अर्थपूर्ण, कह रहा है कौन सा दृष्टिकोण सार्थक संचार पर केंद्रित है, अर्थपूर्ण संचार पर। तो अर्थपूर्ण संचार कैसे करवाइएगा आप, ये ध्यान रखना है। तो अर्थपूर्ण संचार कराने के लिए रूट लर्निंग करवाइएगा, ये गलत है। रूट लर्निंग कहीं नहीं करवाना है, ग्रामर ट्रांसलेशन भी नहीं करवाना है। आपको जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग करवाना है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, बात करके चीज़ों को सिखाया जा सकता है। जैसे समझिए, CTL फोकस ऑन यूजिंग लैंग्वेज फॉर रियल लाइफ कम्युनिकेशन, यानी CTL में जो है भाषा का प्रयोग आपको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में संचार के लिए किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वास्तविक जीवन में जब क्या होगा, किया जाएगा इसका प्रयोग, ये ध्यान रखना है, तो बेहतर ढंग से चीज़ें हो जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। एट शॉप हाउ मच इज दिस पेन, यानी कि यह पेन कितने का है। तो बच्चा क्या कर रहा है, लैंग्वेज को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ रहा है। संप्रेषण का ये माध्यम है, जब हम वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ते हैं तो सीखना बेहतर होता है, ये ध्यान रखना है। अगला है लैंग्वेज एरर से, यानी कि भाषा में जो गलतियां होती है, बालक क्या करता है, भाषा को सीखता है तो उसमें गलतियां कर देता है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हाउ शुड ए टीचर व्यू लर्नर्स लैंग्वेज एरर, यानी कि जो बालक गलतियां कर रहा है, जो भी गलतियां कर रहा है, लैंग्वेज में ही नहीं, सब सब्जेक्ट का हम वीडियो डालते हैं, तो सभी सब्जेक्ट में ये काम देगा। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर दिया सकता है। जब क्या करता है, बालक किसी चीज़ को सीख रहा है, वहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, त्रुटियाँ एरर कर रहा है, तो टीचर क्या कर सकता है, टीचर क्या करेगा, गलतियों के कारण को जानेगा, उसका निवारण करेगा, उसके डांटेगा और मारेगा नहीं, चाहे उस बालक को कमज़ोर नहीं मानेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है क्या, यहाँ पर क्या कह रहा है, लैंग्वेज से रिलेटेड करके ले रहा है। तो गलतियाँ जो है सीखने का क्या है, सोर्स है, माध्यम है, प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है एज ए रीजन फॉर पनिशमेंट, यानी दंड का कारण होगा, नहीं। एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, बिल्कुल। आप गलती कीजिएगा तभी तो सीखिएगा, ऐसे भी कहा जाता है, गलतियों के माध्यम से आप सीखते हैं। तो बी ऑप्शन बेहतर है यहाँ पर, एरर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स डेवलपिंग लैंग्वेज सिस्टम, यानी कि जो एरर है वो भाषा शिक्षण में बालक की क्या करता है, सोर्स के रूप में काम करता है। जैसे चाइल्ड ही गो टू स्कूल, टीचर क्या है, शुड नोट से यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर यस ही गोज टू स्कूल, करेक्ट फीडबैक देगा, सुधारात्मक प्रतिक्रिया करेगा। अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, आपको 2 चीज़ें हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग से प्रश्न आते हैं, तो ये फिक्स रहता है। रेमेडियल टीचिंग की बात करें तो ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड ए टीचर डू आफ्टर आइडेंटिफाइंग ए लर्नर्स स्पेसिफिक लैंग्वेज डिफिकल्टी, यानी कि जो है एक टीचर क्या करता है, बालक के जो है गलतियों को, कोई खास जो गलती है उसको पहचान लेता है,
तो गलती के कारण को जान लेता है तो टीचर क्या कर सकता है, यानी कि शिक्षार्थी के विशेष भाषा संबंधी कठिनाई पहचानने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उसे पनिश करना चाहिए? नहीं, पनिश वाला तो सिस्टम नहीं है, रूट लर्निंग वाला सिस्टम नहीं है, रटवाना नहीं है, मेमोराइज नहीं करवाना है। तो ये सब ऑप्शन ऐसे ही काट सकते हैं आप 2-3। अब है यहाँ पर इग्नोर द डिफ़िकल्टी, यानी कठिनाइयों को नज़रअंदाज करना है। नहीं, नज़रअंदाज कर दीजिएगा तो सीखेगा कैसे वो। प्रोवाइड रेमेडियल सपोर्ट, बिल्कुल। अब है उपचारात्मक शिक्षण, आपको उसे करवाना होगा। जब आप क्या कर रहे हैं, जांच के माध्यम से ये पता कर ले रहे हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग से कि बालक में कहाँ पर कठिनाई है, तो उसे रेमेडियल टीचिंग करवाइएगा, यानी कि उपचार उसका कीजिएगा, उसे अत्यधिक सहायता प्रदान कीजिएगा, जहाँ पर दिक्कत है सपोर्ट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे असेसमेंट क्या होता है, पहले असेसमेंट हम किए, ठीक बात है, बालक का मूल्यांकन किए, ठीक है, बालक का मूल्यांकन किए तो हमें पता चला कि कहाँ पर गलतियाँ हैं और गलती का कारण क्या है। तो कारण पता करता है डायग्नोसिस और कारण का निवारण करता है रेमेडियल। ये ध्यान रखना है, जब रेमेडियल किया जाएगा तो रीअसेसमेंट किया जाएगा। ये सब तरीका है। रीअसेसमेंट का मतलब है कि पुनः मूल्यांकन किया जाएगा बालक का कि जो गलती कर रहा था वो सही अब हुआ या नहीं। तो ये तरीका है। आइए, आकलन, निदान, उपचारात्मक शिक्षण, पुनः आकलन, ऐसे काम करता है चीज़ें। जैसे आप समस्या को पहचानते हैं, टारगेटेड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस दें, फिर दोबारा असेसमेंट करें। जैसे प्रोनाउंसिएशन में अगर डिफ़िकल्टी आ रहा है तो ऐसे आप करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम से, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी टॉपिक हम 20 क्वेश्चन रखे हैं सब इम्पोर्टेंट है, सीधी बात। मल्टीलैंग्वेज जो है क्लासरूम, ये कहता है कि हम जानते हैं कि हर एक विद्यालय में अलग अलग भाषा क्षेत्र और संस्कृति के लोग आते हैं, तो अलग अलग भाषा के जब बालक वहाँ पर रहेंगे तो उनके प्रक्रिया भी सीखने की अलग अलग होंगी, ये ध्यान रखना है। यानी कि वो अपनी भाषा में सहज महसूस करेंगे। और जब 2-3 चीज़ें यहाँ पर जानिए कि जब अलग अलग भाषा के विद्यार्थी हैं बालक में, तो किसी भाषा को आपको मजाक नहीं बनाना है, ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं। किसी भाषा को नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी भी भाषा को निगेटिव रूप में नहीं लेना है। जितने भी भाषा है वहाँ पर क्या है, उसे पॉजिटिव रूप में लेना है और उस माध्यम से बालक सीख सकता है। ऐसे ऑप्शनों को आपको पकड़ना है। इंग्लिश में जैसे यहाँ आइए, हाउ शुड ए टीचर ट्रीट लर्नर्स होम लैंग्वेज इन मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि जो है बहुभाषी कक्षा में शिक्षक बच्चे की मातृभाषा या गृह भाषा के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। यानी कि जो बालक क्या करता है, घर की भाषा बोलता है विद्यालय में, क्योंकि बालक क्या कर रहा है, जब विद्यालय आता है कोई भी बालक तो वो पूर्व ज्ञान को लेकर अपने साथ आता है, अपने अनुभवों को लेकर साथ में आता है विद्यालय में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कोई भी बालक विद्यालय पहुँच गया, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो अपनी भाषाओं को प्रयोग कर दे रहा है, तो टीचर को वहाँ पर क्या करना चाहिए, टीचर को उसे सोर्स के रूप में लेना चाहिए। ध्यान देना है, एज ए प्रॉब्लम, समस्या के रूप में नहीं, निवारण के रूप में है ये। एज ए लर्निंग रिसोर्स, बिल्कुल सीखने के संसाधन के रूप में लेना है। यानी कि बालक जो है क्या करता है, अपने मातृभाषा के माध्यम से चाहे गृह भाषा के माध्यम से क्या कर रहा है, चीज़ों को आसानी से सीख लेता है। जैसे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझ, तो यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, कि आपको रिसोर्स के रूप में लीजिएगा उसे। यानी आप ऐसे भी समझिए कि अगर आपका मातृभाषा हिंदी में है तो हिंदी में किसी भी विषय को आप जब समझते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझेंगे। लर्नर लैंग्वेज कैन सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, यानी कि जो विद्यार्थी का लैंग्वेज होता है वो चीज़ों को समझने में और अधिगम करने में मदद करता है। ये बेहतर तरीका है। मल्टीलैंग्वेजिज्म को आपको रिसोर्स के रूप में लेना है, बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में लेना है। अगला क्वेश्चन पेयर लर्निंग से आता है। पेयर लर्निंग का मतलब है ग्रुप में आप सीखते हैं। जैसे क्या कर रहा है, पूरा क्लास को चर बच्चों के ग्रुप में बांट दिया जा रहा है, तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह का पेयर लर्निंग है। आइए समझते हैं। व्हाट इज द ए मेजर एडवांटेज ऑफ पेयर वर्क इन एन इंग्लिश क्लासरूम,
यानी कि इंग्लिश क्लासरूम में जो है पेयर वर्क का प्रमुख लाभ क्या है ये पूछ रहा है। तो प्रमुख लाभ क्या हो सकता है, आप ऐसे ही अनुमान लगाइए कि आपको हम 4 ग्रुप में बैठा दे रहे हैं 4 बालकों का, तो वहाँ पर क्या लाभ पैदा होगा, आपको क्या प्रॉफिट होगा 4 लोगों के साथ पढ़ने में। तो पहला क्या होगा यहाँ पर समझिए, अधिक सार्थक अंतःक्रिया होगा, ठीक है, मोर मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ है कि चारों के विचार टकराएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और जो है क्या होगा, चीज़ों का मंथन होगा, विश्लेषण होगा, तो बेहतर ढंग से आउटकम आएगी। यहाँ पर क्या है समझिए, पेयर वर्क्स क्या है, पेयर वर्क्स गिव्स लर्नर मोर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, लिसन एंड इंटरेक्ट। यानी कि जो पेयर में आप क्या करते हैं, पेयर में आप काम करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपनी बातों को रखिएगा, दूसरे को सुनिएगा और इंटरेक्ट का माध्यम बनेगा, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा इससे। तो ये बेहतर तरीका है। जैसे 2 स्टूडेंट डिस्कसेस ए पिक्चर ऑन प्रिपेयर ए शॉर्ट डायलॉग्स, यानी 2 विद्यार्थी चित्र को देखकर एक छोटा सा डायलॉग तैयार करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन ग्रामर से लिया गया है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको ग्रामर से क्वेश्चन पूछते हैं, 4 सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें एक सही चूज करना होगा। जैसे कि सी गो टू स्कूल एवरीडे, सी के साथ हमेशा क्या है ACIS लगता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा समझिए, इंग्लिश में आपको जो है सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो इसे जान लीजिएगा। गो का गोज हो गया, प्ले का प्लेज, वाच का वाचेज। ही सी इट के साथ V1 प्लस ACIS लगता है, यानी V5 कह सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जैसे एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया एक सेंटेंस है, द टीचर प्राइज द स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस में बदलना है आपको, शिक्षक ने विद्यार्थियों की प्रशंसा की, ठीक बात है, विद्यार्थी की, तो बदल सकते हैं आप, द स्टूडेंट वाज प्राइज्ड बाय द टीचर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये होता है पैसिव वॉइस में, जो आपको सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है। ये बहुत अच्छा समझने का तरीका है, तो ये बेहतर तरीका है। आइए, एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, सबसे लास्ट में। पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका है, और टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ये चीज़ें होती है, लेकिन आपको सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट शुरू में पैसिव में, और सब्जेक्ट बाद में, ये सब के लिए सामान्य रूल है, किसी भी टेंस के लिए आप बनाइएगा तो ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरह जैसे हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को बदला, सेंटेंस एरर को समझा, उसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन आते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट में दिया गया है, ही सेड आई एम टायर्ड, यानी उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर इसको आप जो है इनडायरेक्ट में कैसे बदलिएगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं। जैसे क्या है यहाँ पर, ही सेड दैट ही वाज टायर, यहाँ पर जो है वो पास्ट में चला जा रहा है, तो थोड़ा अवधारणा को समझिए। आई जो है ही हो रहा है, और एम जो है वाज हो जा रहा है बदलकर। तो ये नियम है, इसको सीधा सीधी समझिए। कुछ ट्रिक होता है जो आपको डायरेक्ट काम करेगा, नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा ग्रामर। जैसे हमने ऊपर बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। अब सेनोनिम्स और एंटोनिम्स से भी एक प्रश्न तो श्योर रहते हैं। सेनोनिम्स का मतलब है एक अर्थ देने वाला शब्द, यानी कि समानार्थी जिसे हम कहते हैं। चूज द सेनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का जो है क्या होता है, रैपिड मतलब होता है तेज़ी से किसी चीज़, कोई चीज़ क्या होता है तेज, रैपिड मतलब तेज, ठीक है। तो तेज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लो, धीमा है, क्यू ऑप्शन है दिया हुआ। इस तरह से मारेंगे। सेनोनिम्स ए वर्ड्स हैविंग द सेम और जो है नियरली मीनिंग, नियरली सेम मीनिंग, यानी कि एक अर्थ लगभग दे। जैसे रैपिड हो गया, फास्ट हो गया, क्यूक हो गया, सब एक अर्थ दे रहे हैं या नियर अर्थ दे रहे हैं। आर्टिकल से प्रश्न पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज ऑनेस्ट मैन, यानी कि आपको अगर जो है
यहाँ पर वावेल वाला जो है साउंड फर्स्ट में आएगा तो उसे एन लगा दीजिएगा। ऑनेस्ट पढ़िएगा, आ रहा है तो जो है क्या एन लगेगा, वावेल वाला जो है पहले आ रहा है। साउंड पर डिपेंड करता है ए एन, तो ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल का चुनाव केवल स्पेलिंग के आधार पर नहीं होता है बल्कि आपको जो है साउंड के आधार पर आता है। जैसे ऑनेस्ट तो एन लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। कैट रहता तो ए लग जाता, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड प्रश्न आता है। असेसमेंट दो प्रकार है यहाँ पर, जिसमें समेटिव और फॉर्मेटिव की चर्चा हम लोग करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो सीखने के यानी कि अधिगम, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान जो आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, आपको जांचा जा रहा है, वही है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही होगा, सीखने के दौरान आपसे टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो वो इसलिए पूछ रहा है कि आपका जो है गलतियों का सुधार कर सके, फीडबैक दे सके। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग, यानी सीखने के दौरान फीडबैक देना, ये बेस्ट ऑप्शन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन, ये बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे टीचर क्यूज करवा रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्लासरूम कैप्चर कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, तो ये सब क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का तरीका है। आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा समेटिव को समझेंगे, बाद में आएगा शायद, देखते हैं। पहले डायग्नोस्टिक को देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट तब किया जाता है जब बालक क्या कर रहा है, सीखने में बार बार गलतियां कर रहा है, तो गलतियों के कारण को पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी, यानी सीखने में जो कठिनाई आ रही है उसके कारण को पता करने के लिए किया जाता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिफिकल्टी, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है आपके जो पढ़ने संबंधी कठिनाई आ रही है तो कारण पता करने के लिए। जैसे वोकाबुलरी में, डिकोडिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, कॉम्प्रिहेंशन में, ये सब में दिक्कत आ सकती है। अगला आता है रेमेडियल टीचिंग। अब डायग्नोस, जब आप कारण को पता कर लिए तो ऐसे ही तो छोड़िएगा नहीं, उसका निवारण कीजिएगा। तो निवारण है ये रेमेडियल टीचिंग, यानी इसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण। व्हेन शुड रेमेडियल टीचिंग बी प्रोवाइडेड, यानी उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है या किया जाना चाहिए, ये समझ लीजिए। तो जब हम यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं तो ऑप्शन 4 दिया है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टी। हाँ बिल्कुल सही है, हम डायग्नोस के द्वारा जो है लर्निंग डिफिकल्टी को पता किए हैं, तो अब क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। कैसे करेंगे, अलग अलग शिक्षण विधियों, अलग अलग तरीकों के द्वारा। तो बी ऑप्शन बेहतर है। पहले असेसमेंट, फिर डायग्नोस्टिक, फिर रेमेडियल, फिर रीअसेसमेंट होगा, ये चीज़ हम बता चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस इनपुट हाइपोथेसिस से प्रश्न पूछते हैं। अकॉर्डिंग द क्वेश्चंस व्हाट काइंड ऑफ इनपुट सपोर्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, जो है लैंग्वेज, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए किस प्रकार का इनपुट सहायक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट इज ए लैंग्वेज दैट द लर्नर्स कैन अंडरस्टैंड विथ सम न्यू एलिमेंट्स, यानी जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होता है वह लैंग्वेज इनपुट है जिसमें लर्नर क्या समझ सकता है, उसके जो है वर्तमान स्तर से कुछ नया भी शामिल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कम्युनिकेटिव अप्रोच से है, संप्रेषण अप्रोच से थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है अपने आप को व्यक्त करना, दूसरे को सुनना। ए टीचर आस्क ए स्टूडेंट टू यूज इंग्लिश इन रियल लाइफ सिचुएशंस इंस्टेड ऑफ ओनली मेमोराइजिंग ग्रामर रूल, विच अप्रोच डज दिस रिप्रेजेंट, यानी एक शिक्षक जो है बच्चे से केवल ग्रामर रूल याद करवाने के बजाय रियल लाइफ सिचुएशन में इंग्लिश का प्रयोग करवाता है,
तो यह अप्रोच कैसा है? तो यह कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है, भाषा अप्रोच है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर समझिए बातों को, द कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकस ऑन मीनिंगफुल एंड फंक्शनल यूजेज ऑफ लैंग्वेज, यानी जो कम्प्रेसिव अप्रोच होता है उसका उद्देश्य है सार्थक एवं वास्तविक जीवन में भाषा का उपयोग करना। जैसे रोल प्ले वाला सिस्टम बेहतर यहाँ पर साबित होगा। थोड़ा सा भी जो हमने 20 को पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन देखेंगे। आइए देखते हैं। लैंग्वेज स्किल में आपको जो है 4 तरह के लैंग्वेज स्किल आते हैं, जिसमें लिसनिंग हो गया, पहले सुनिएगा, बोलिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा। ये सही तरीका भी है, आपसे कभी कभी तरीका पूछ लेता है कि सही सीक्वेंस कौन सा है। तो लिसनिंग जिसमें श्रवण होता है, सुनते हैं तो रिसीव करते हैं आप, बोलते हैं तो उत्पाद करते हैं, पढ़ते हैं तो रिसीव करते हैं, लिखते हैं तो उत्पाद करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपको लैंग्वेज स्किल है। लिसनिंग और रीडिंग जो है रिसेप्टिव है, स्पीकिंग और राइटिंग जो है प्रोडक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है। रेमेडियल का है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पठन बोध, रीडिंग इज ए नोट मेयरली डिकोडिंग वर्ड्स, इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग, यानी कि जो पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। स्कीमिंग का मतलब है मुख्य विचार को लाना, यानी कि जो हेडिंग है, यानी कि जैसे हम पैसेज पढ़ें तो पैसेज के मुख्य विचार की पैसेज क्या कहना चाहता है, तो ये स्कीमिंग है। लेकिन स्कैनिंग क्या है, पैसेज में आप किसी स्पेसिफिक जगह का नाम ढूंढ रहे हैं, तो ये स्कैनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इन्फेरेंस जो है निष्कर्ष निकालना, प्रेडिक्शन अनुमान लगाना, और इंटरप्रिटेशन व्याख्या करना शामिल है। ये इम्पोर्टेंट है। इस यहाँ पर स्कैमिंग भी है। स्कैनिंग में अंतर देखिए। स्कैमिंग जो है आपको रीडिंग क्विकली टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आइडिया, यानी पाठ को जल्दी से पढ़कर उसका मुख्य विचार स्कैमिंग के द्वारा हम लोग लाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल, ओवरऑल टॉपिक को हम जानते हैं। लेकिन स्कैनिंग का मतलब है सर्चिंग क्विकली फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसी पाठ के विशेष जानकारी, अभी हमने उदाहरण से क्लियर किया था। स्कैमिंग जो है समरी और स्कैनिंग जो है स्पेसिफिक। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में किसी का डेट ऑफ बर्थ ढूंढना है तो स्कैनिंग कीजिएगा, लेकिन क्या है कॉम्प्रिहेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको ढूंढना है तो स्कैनिंग कीजिएगा। बस है। अगला वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रश्न आता है। वोकैबुलरी को पढ़ाने के लिए आप जो है मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में यूज करवाइएगा तो बेहतर होगा। सिनोनिम्स जो है एक अर्थ देता है, एंटोनिम्स अलग अर्थ देता है। होमोनिम्स जो है समानता होता है। परफिक्स उपसर्ग है, पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। कॉन्टेक्स्ट क्लॉज जो है संदर्भ संकेत है। अब आगे चलते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन का मतलब क्या है, सीधा सीधी आप जानिए। जब भाषा को, जैसे हिंदी सीखने के लिए आप ना विद्यालय गए, ना कॉलेज गए, ना कहीं गए, डायरेक्ट समाज से इंटरकनेक्ट करके सीख लिए, धीरे धीरे अपने ही सीख लिए, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक्विजिशन है। इंग्लिश बात करें, नेचुरल सबकॉन्शियस डेवलपमेंट थ्रू द मीनिंगफुल एक्सप्लोरिंग एंड इंटरेक्शन, यानी कि सार्थक एक्सप्लोर और इंटरेक्शन के माध्यम से भाषा का स्वाभाविक और चेतन रूप से विकसित होना, ये क्या है, जो है एक्विजिशन है। लेकिन लर्निंग क्या होता है, लर्निंग के लिए जैसे हमें इंग्लिश सीखना है, इसके लिए हम क्या किए, अलग अलग किताबों का सहायता लिए, विद्यालय गए, तो ये क्या चीज़ है, इस तरह से अधिगम किए। तो कॉन्शियस लर्निंग ऑफ लैंग्वेज रूल्स एंड स्ट्रक्चर, यानी भाषा के नियम और संरचना का जो है सचेत रूप से सीखना, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है। अगला है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज शुड बी यूज फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, यानी भाषा को क्या करते हैं आप, सार्थक रूप से संचार के लिए उपयोग करते हैं। जैसे रोल प्ले हो गया, पेयर वर्क हो गया, ग्रुप डिस्कशन, सिमुलेशन हो गया, डायलॉग हो गया। यहाँ पर रोल प्ले एट शॉप, स्टूडेंट के जो है यहाँ पर हाउ मच इज दिस पेन, यानी कि यह क्या है, यह पेन कितने का है या यह बुक कितने का है, रियल लाइफ कम्युनिकेशन है। भाषा का जो है वास्तविक जीवन में उपयोग कर रहा है बालक। टीचर का रोल क्या होगा, टीचर का रोल हमेशा इंस्ट्रक्टर का होगा। ज्ञान देने वाला क्या है यहाँ पर,
ज्ञान देने वाला नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल व्यू था। पहले जो शिक्षक पारंपरिक शिक्षा नीति थी उसमें ज्ञान देने वाला होता था, लेकिन अभी जो शिक्षक है वो फैसिलिटर है, मार्गदर्शक है, सुविधादाता है, सहायता प्रदान करने वाला है। ये सब सब्जेक्ट में काम करेगा फैसिलिटर वाला शब्द। इंग्लिश जो है फैसिलिटीज लर्निंग रेदर देन सिंपैथी ट्रांसमिशन एंड इन्फॉर्मेशन, यानी शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं है बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाला है। टीचर हमेशा फैसिलिटर होगा, डिडक्टर नहीं होगा। अगला जो है लर्निंग सेंटर क्लासरूम से जो है प्रश्न था, लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी शिक्षार्थी के सक्रिय भागीदारी होता है, यह ध्यान रखना है। जब भी बालक पढ़ेगा तो वो सक्रिय रूप से इन्वॉल्व होगा, खुद करके ज्ञान का निर्माण करेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉजिटिव होता है, इंटरेक्शन पॉजिटिव, कोलैबोरेशन पॉजिटिव, क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव, मीनिंगफुल एक्टिविटी पॉजिटिव होता है। जैसे टीचर पूरा आंसर बताते हैं, बताने के बजाय स्टूडेंट को डिस्कशन के माध्यम से आंसर खोजवाता है, इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी विषय पढ़ रहा है तो बालक गलती करेगा, तो गलती को आपको दंड नहीं देना है, उसको जो है निगलेक्ट नहीं करना है। जो गलतियां कर रहा है उसको सोर्स के रूप में लेना है, सीखने का प्रक्रिया के रूप में लेना है, और जो है वहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है उसे। जैसे एरर आर ए नेचुरल एंड यूजफुल पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा सीखने समय एरर जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये सीखने का तरीका है। तो ये ध्यान रखना, एरर जो है डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देता है, यानी कारण का पता लगाता है, फिर निवारण करते हैं। मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम में जो है क्या होता है, अलग अलग भाषा के जो है विद्यार्थी होते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, लर्नर होम्स लैंग्वेज कैन बी वैल्यूएबल रिसोर्स, उसे संसाधन के रूप में लेना है, प्रॉब्लम के रूप में नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रामर जो है टीचिंग का मतलब है व्याकरण शिक्षण, जिसमें रूल को आप मेमोराइज नहीं करवा सकते हैं, एक्सरसाइज करवाइएगा। आप बेटर कॉन्टेक्चुअल अप्रोच करवाइएगा, जिसमें कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, यूज इत्यादि काम करवाइएगा। जैसे अब फॉर्मेटिव असेसमेंट था, ये सीखने के दौरान होता है। असेसमेंट कंडक्टिंग ड्यूरिंग लर्निंग टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी सीखने के दौरान जो होता है, जैसे क्लास में आपसे टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ऑब्जर्वेशन, ओरल क्वेश्चन, क्लास एक्टिविटी, फीडबैक हो गया, वर्कशीट इत्यादि। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट जनरली कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए लर्निंग पीरियड, यानी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, ये सब क्या है, समेटिव असेसमेंट है। और समेटिव असेसमेंट आपको क्या बताते हैं, ये प्रमाण पत्र और अंक पत्र देते हैं। जैसे टर्म परीक्षा, फाइनल परीक्षा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग और समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ लर्निंग पीरियड। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम बता दिए थे कि जो बालक गलतियां कर रहा, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डिफिकल्टी ड्यूरिंग लर्निंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे डिकोडिंग, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये ध्यान रखना है। रेमेडियल टीचिंग क्या है, जो है टारगेटिंग टीचिंग प्रोवाइडेड टू ओवरकम आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी, यानी पहचानी गई जो गलतियां थी, जो कारण था जिससे बालक नहीं सीख रहा है, उसे दूर करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाना। जैसे असेसमेंट, डायग्नोस्टिक्स, रिमेडियल और यहाँ पर रीअसेसमेंट, ऐसे तरीका है। अगला है केस ऑफ इनपुट में क्या था, ये अभी हमने बता चुका है इसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा समझिए, मोटिवेशन से है। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य मोटिवेशन। जो है मोटिवेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज लर्निंग, यानी सहायता करता है अभिप्रेरणा सीखने में। अभिप्रेरणा जो है आपको, जो आप खुद के खुशी के लिए काम करते हैं, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ रहे हैं, आंतरिक। लेकिन आप हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा नंबर ले सकें, चाहे पिटाने से बच जाए, तो ये बाह्य है। इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसमें क्या है कि हर एक बालक के सीखने की गति अलग होती है, उसका रुचि अलग होता है, उसकी क्षमता अलग होता है, तो टीचिंग मेथड भी अलग होना चाहिए। जैसे लर्निंग जो है डिफरेंस कैसे आता है, सीखने की गति में, रुचि में, क्षमता में, यानी बैकग्राउंड में, और लर्निंग एक्सपीरियंस, भाषा अनुभव में। टीचर क्या करेगा, अलग अलग तरीका का उपयोग करेगा, डिफरेंट सपोर्ट देगा, लर्नर को अवसर देगा, सभी बच्चों को एक समान नहीं मानेगा, ये ध्यान रखना है, तो ये इम्पोर्टेंट। अगला जो है इंक्लूसिव क्लासरूम से आता है। इंक्लूसिव में सभी बालक शामिल होते हैं, चाहे सामान्य बालक हो चाहे दिव्यांग, यानी एवरी लर्नर शुड गेट मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट,
यानी कि प्रत्येक बच्चे को सीखने और भाग लेने का समान एवं सार्थक अवसर मिलना चाहिए। जैसे क्या करेगा टीचर क्या करेगा, अलग अलग तरीकों का उपयोग करेगा, अलग अलग मटेरियल उपयोग करेगा। ठीक है, अब जो बालक नहीं देख पा रहा है उसके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करेगा, सुनने वाला चीज़ का सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाएगा, लर्निंग जो है डिफरेंस को रिस्पेक्ट करेगा। अगला जो है गोल्डन नियम, ये समझ लीजिए, रीडिंग जो है आपको मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन है, स्कैमिंग मेन आइडिया है, स्कैनिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, लिसनिंग यहाँ पर रिसेप्टिव है, स्पीकिंग प्रोडक्टिव है, राइटिंग प्रोडक्टिव है। और जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिसनिंग हो गया ना, रीडिंग जो है आपको रिसेप्टिव हो जाएगा। CLT जो है आपको मीनिंगफुल कम्युनिकेशन है। ईरर जो है आपको सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है, मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स है, टीचर फैसिलिटेटर है, लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेटर है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग लर्निंग होता है, समेटिव इन ऑफ लर्निंग पीरियड, डायग्नोस्टिक आइडेंटिफाई डिफिकल्टी, रेमेडियल टारगेटेड सपोर्ट है, क्रेसो जो है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात करते हैं। I+1 ये आपको जो है स्लाइड बियॉन्ड करंट लेवल, वर्तमान स्तर से थोड़ा आगे होता है। असेसमेंट शुड इम्प्रूव लर्निंग, आकलन जो है लर्निंग से सुधार होना चाहिए। पेयर या ग्रुप वर्क जो है इंस्ट्रक्शन का माध्यम है। जो है लर्निंग डिफिकल्टी शुड बी रिपीटेड, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। लर्निंग डिफरेंस यानी कि अलग अलग बालक अलग अलग जो है गति से सीख रहे हैं तो टीचर को सम्मान करना चाहिए। बस टीचर यहाँ पर टीच लैंग्वेज थ्रू मीनिंगफुल यूज, इंटरेक्शन, कॉन्स्ट्रक्ट, इंक्लूजन एंड कंटिन्यूअस फीडबैक इम्पोर्टेंट है, यानी कि भाषा का प्रयोग अंतःक्रिया, संदर्भ, समावेशन, निरंतर फीडबैक के माध्यम से होता है। तो चलिए हमने इसे क्लियर कर लिया है। लगभग जो है इंग्लिश के सिलेबस यहाँ पर इसमें शामिल है दोस्तों। अभी आप सेट मारिएगा तो खुद पता चलेगा कहाँ फ़ायदा हो रहा है कहाँ नहीं। और जो है जो भी पार्ट बेस्ट लगा, जो भी अच्छा लगा उसे आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया वो भी कर सकते हैं। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। धन्यवाद।